Okay, so good morning everyone. So as it's our second lecture, तो लास्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. ठीक है. So I think most of the student are here. uh, okay, so one thing, I in my chat box I see multiple students, their mic is not showing, uh, which means whether they have not switched it on or off और कनेक्टेड टू डिवाइस. तो अगर ड्यूरिंग द लेक्चर किसी को मेरा वॉइस सुनाई नहीं दे रहा, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो. ठीक है. तो मुझे पता चलता रहेगा कि सब तक वॉइस जा रहा है या नहीं. ठीक है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने जो भी चीज़ें डिस्कस की हैं उसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन देते हैं, फिर आगे पॉइंट करते हैं कि क्या क्या अभी हमें डिस्कस करना है. ठीक है. चलिए, तो प्रीवियस लेक्चर में देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया था. सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि यार फिजिक्स में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. तो सबसे पहले हमने एक टर्म डिस्कस किया था फिजिकल क्वांटिटीज, कि यार फिजिक्स में हमें जो भी पढ़नी है वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है. फिर हमने बात की थी कि यार वो जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो फिक्स्ड होती हैं. ठीक है. सो उनका नंबर कितना 7 है, और उनको जो रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट है उसको हम यूनिट कहते हैं. ठीक है. तो हमने डिस्कस किया था कि यार फिजिकल क्वांटिटीज में दो टाइप्स है. ठीक है. वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक है डिराइव्ड क्वांटिटीज. फिर हमने डिफरेंस बताया था कि फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज में डिफरेंस क्या है. फंडामेंटल आर बेसिक एज्यूम्ड वन. तो हमने ये डिस्कस किया था कि फंडामेंटल मतलब हमने एज्यूम कर रखी हैं कि यार ये क्वांटिटीज होंगी. तो फंडामेंटल में ऐसी कितनी क्वांटिटीज हैं? 7 क्वांटिटीज हैं. ठीक है. सो फंडामेंटल में इस तरीके से 7 क्वांटिटीज हैं. ओके, अभी मैं फिर से पूछ रहा हूँ यार, जो भी स्टूडेंट को मेरा वॉइस अगर सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपके पूरे पैनल पे लेफ्ट कॉर्नर पे एक हेडफोन का सिंबल होता है. आप उस सिंबल को क्लिक करके ऑडियो से ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप अपना माइक ऑफ कर सकते हैं. मे बी बहुत सारे स्टूडेंट ऑडियो से ज्वाइन नहीं है, तो मे बी उनको फिर सुनाई नहीं दे रहा होगा मेरा वॉइस. ठीक है. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आप चैट बॉक्स में मैसेज करें अगर मेरा वॉइस आपको क्लियर नहीं हो रहा है कुछ भी. ठीक है. चले, तो डिस्कस करते हैं. हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि यार फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज जिनको हमने फंडामेंटल की हेल्प से लिया हुआ है. तो मतलब डिराइव्ड की डेफिनेशन देखें, सो उनको डिराइव किया गया है फ्रॉम द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है. तो फिर हमने क्या किया कि यार फंडामेंटल क्वांटिटीज ओनली 7 है, तो हमें उनके नेम याद कर लेने हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन से 7 है. ठीक है. ओके, अब ये लिस्ट हमने दी है फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हमने लिस्ट दी है. अब इसमें हमने एक चीज बात की थी कि यार एक टर्म होता है यूनिट. यूनिट क्या होता है? यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं. जैसे हमें मास को मेजर करना है तो हमने क्या यूनिट यूज किया? हमने केजी यूज किया. ठीक है. तो ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है मास को मेजर करने का. सेम तरीका मैंने बताया था कि अगर हम इसकी कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोडिंग मतलब कुछ कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जिसमें हमें मास को डिस्क्राइब करना है, तो जो इंटरनल मैकेनिज्म होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन यूज करती है, जिस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन. ठीक है. तो डायमेंशन क्या चीज हो गई? यार डायमेंशन एक टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो गया. समझ आ रहा है? तो हमने यहाँ पर देखा कि यार जो मास है उसका रिप्रेजेंटेशन भी हम देखते हैं. तो ये रिप्रेजेंटेशन को ब्रैकेट में रखते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये एम जो है लेटर है, वो क्या? मास का फर्स्ट लेटर है. ठीक है. तो इसको मीटर से कंफ्यूज मत होना कभी भी. ये जो डिस्टेंस और लेंथ का यूनिट है मीटर, वो स्मॉल में है. बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं. मीटर स्मॉल में, बट कैपिटल एम का मतलब है मास. ठीक है. तो उसी तरीके से लेंथ का मतलब क्या है? एल. ठीक. सेम टाइप पे अगर बात करूं तो टाइम आपको याद रखना है. टाइम का है क्या? टी. ठीक है. टेम्परेचर का अगर बात करें तो यार टेम्परेचर में दो होते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं. टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन. केल्विन डिग्री सेल्सियस भी होता है, बट इन डायमेंशन के टर्म में इधर हम के यूज करते हैं और ये सिंबल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं थीटा. ठीक है.
यूजुअली थीटा एंगल के लिए रिलेट होता है, बट हम इसको टेम्परेचर के कोड के फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का एम्पियर होता है, एम्पियर, बट हम यूज करते हैं उसमें इधर ए और आई। आई करंट का एक रिप्रेजेंटेशन है और ए उसके यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है, एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मेजर 5 है ये हम क्लास 11th में ज़्यादा डिस्कस करते हैं। फिर जब हम 12th में आते हैं तो हमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला के बारे में भी डिस्कस करना पड़ता है। ठीक है, ये 6 थी टोटल, ये 6 है। फिर उसके बाद हमने बात की थी कि यार एक 7 भी होती है जो कि अभी ऐड हुई है, 9 अभी मतलब इतना भी रिसेंट नहीं, 1971 में ऐड हुई है। उसका नाम क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऐड हुआ है नया, इसका यूनिट होता है मोल। सो इसका यूनिट होता है मोल। केमिस्ट्री में आप बहुत सुनते हैं मोल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल MOL से। तो जैसे कैंडेला एक यूनिट था और उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे CD से, वैसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज सबको अभी लर्न कर लेनी है। ये दो तो ज्यादा यूज नहीं होंगी, इनका फिर भी मैं यूज कराऊंगा। करंट और टेम्परेचर भी नहीं यूज होंगी, स्टार्टिंग में ये 3 यूज होती हैं सबसे ज्यादा। तो मैं अभी चाहूंगा कि सारे स्टूडेंट ये 3 डायमेंशंस याद रखें। मैं चाहता हूँ सारे यूनिट इन डायमेंशंस को याद रखें। ठीक है, कौन सी डायमेंशन? मास, मास मतलब m, लेंथ मतलब l, टाइम मतलब t। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन को सबको याद रखना है। डन। अच्छा, डायमेंशन मैंने बताया यार एक टाइप की कोडिंग है। ठीक है, एक टाइप का कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग के लिए पैटर्न है कि हमें किस तरीके से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है कि मास मीन्स क्या होता है। तो वो उसको एज अ कैपिटल एम ट्रीट करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, हम लोग होंगे तो हम लोग फीलिंग डाल देंगे, अच्छा मास का मीनिंग ये है, उसको सिर्फ एक लेटर से मतलब है, हो गया। ठीक, तो फिर हम बात करते हैं कि दो और क्वांटिटीज थी फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ में, एंगल। सो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि यार इनकी डायमेंशन कुछ भी नहीं होती है। हमने डिस्कस किया था कि दीज आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो कौन कौन सी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं? जैसे हमने बात की एंगल, ऑल द एंगल्स आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। फिर एंगल के बारे में हो गया था। फिर हमने देखा था कि डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल हमने देखे थे। डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब क्या होती हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब विच आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। लाइक अगर हमने बात की लेट्स से डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्यों? लेंथ की तरह है। लेकिन अगर हम बात करें स्पीड, तो वो फंडामेंटल नहीं होगी क्योंकि वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो देखा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको यहाँ पे माइंड में रखना है। इसको मैं हाईलाइट करके भी रख रहा हूँ कि आपको इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है। जो कोई भी वैल्यूज हैं, लाइक आपने देखा होगा 1/2 हाफ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और लेट्स से एंगल आपने देखा होगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये जो एंगल और ये सारी चीजें हैं ना, इन सब का यूनिट कुछ भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे एक लाइन कंसिडर करेंगे क्या, कि ये जो हाफ mv², ये साइन थीटा, इन सब का कोई यूनिट नहीं होता है। कई फॉर्मूले में पाई आ जाता है ना, पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। उसका यूनिट नहीं होता ना कोई, तो इसलिए उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होती। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था कि यार डायमेंशन लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा पार्टिसिपेट किया था कि डायमेंशन किस तरीके से लिखते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट का बाद में मुझे मैसेज आया कि सर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो मैं डायमेंशन लिखने में आपको पूरा पॉइंट बता देता हूँ कि लेट्स से हम सबसे पहले सिंपल डायमेंशन, और दो पहले प्रेशर लिखा हुआ है, हम सबसे सिंपल डायमेंशन से स्टार्ट करते हैं, स्पीड के बारे में सब लोग फोकस करेंगे। स्पीड, तो सबसे पहले आपको टारगेट करनी होती है दो चीजें। इधर आपको उसका यूनिट पता होना चाहिए या फिर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर हम बात करें कि यार स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, ये होता है क्या? ये होता है आपका उसका फॉर्मूला। या फिर अगर हम यूनिट बात करें तो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, हमने उसके फार्मूला या फिर यूनिट की बात की कि उसका यूनिट क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं कि डायमेंशन कैसे लिखनी है। तो डायमेंशन बहुत ही आराम से सोचने वाली बात है कि लेंथ को किससे, किस डायमेंशन से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। टाइम को बेटा कैपिटल टी से।
बट खास बात ये है कि डायमेंशन को कभी अपॉन में नहीं लिखते हैं। लास्ट लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट डायमेंशन को अपॉन में लिख के आंसर कर रहे थे। याद रखना है, डायमेंशन को आप L/T की तरह नहीं लिख सकते हैं। डायमेंशन को आपको किस तरह लिखना पड़ेगा, हमेशा एक लाइन में लिखना पड़ेगा। तो एक लाइन में लिखना पड़ेगा, तो आपको सीखना क्या है, आपको ये सीखना है कि जो चीजें नीचे डिनोमिनेटर में है वो ऊपर लिखनी है। तो ये हमेशा याद रखना है कि डिनोमिनेटर की जब पावर्स ऊपर जाती हैं तो नेगेटिव पावर हो जाती हैं। क्लियर? तो डिनोमिनेटर की पावर जब ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब टी की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है L/T, हम उसको लिख सकते हैं L, और टी पे पावर जस्ट अभी 1 है, वो पावर ऊपर जाएगी तो क्या बनेगी, -1। तो अगर हम डायमेंशन में फोकस करें तो इट इज L⁻1 एंड T⁻−1। ठीक है। अच्छा, डायमेंशन को प्रोनाउंसिएट करते समय जरूरत नहीं है कि आप पूरा बोले, मतलब पूरा बोले इन द सेंस कि आप कंप्लीट बोल के बोले कि L⁻1 T⁻−1। आप स्ट्रेट बोल सकते हैं L1 M0 T-1। तो अब आप सोच रहे हैं कि M0 क्यों आ गया, तो ऑफ कोर्स इसकी यूनिट LT-1 ही है, इसकी यूनिट सिंपल है, इसकी डायमेंशन LT-1 है। बट मैं बता रहा हूं कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो कई बार आपको M लिखा हुआ दिख जाता है, बट आपने देखा कि मास तो कहीं पे आया ही नहीं, विच मीन्स कि मास टू दी पावर क्या है, 0 है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि यार एक यूनिट याद कर लो जो बहुत यूज होती है, क्या, फोर्स। तो देख लेते हैं फोर्स का यूनिट। अगर हम देखें तो फोर्स का हमें याद है न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या था, मास, ये मैंने सर्किल किया, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फार्मूला था F=m×a। तो मास मतलब kg, मास, मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो हमने लिख दी डायमेंशन m। अब एक्सेलरेशन की क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर किसके लिए यूज होता है, लेंथ के लिए, तो हमने लिख दिया लेंथ। पर मतलब अपॉन, अपॉन सेकंड का स्क्वायर, सेकंड किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है, मतलब t। और नीचे पावर स्क्वायर है, ऊपर जाएगी तो -2। तो मैंने आपको बोला कि आप ये यूनिट याद कर लो कि यार L1 M1 T-2। ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं कि LM T-2 ये फोर्स की यूनिट है। ठीक, फिर हमने उसके बाद बताया कि किसी टाइप का फोर्स हो, यूनिट यही रहेगी, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उस तरीके से मैंने बताया कि ऑल टाइप ऑफ एनर्जी विल हैव द सेम डायमेंशन। तो लास्ट क्लास में हमने सेम चीज डिस्कस की कि यार पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, हीट, सबकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। फिर हमने डिस्कस किया था कि दूसरा स्टेप है, एक स्टेप है कि आपको फॉर्मूला खुद पता होगा। स्टेप नंबर 2 की फॉर्मूला आपको दे दिया है और उसमें से कोई क्वांटिटी पूछा है। सपोज ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था F=gm1m2/r², और आपसे g पूछा, तो आपको क्या करना है, g को रखना है लेफ्ट में, बाकी सबको भेज देना है। तो ये r² डिवाइड में इंटू जाएगा, m1 m2 इंटू में डिवाइड में आएंगे, तो g का फॉर्मूला आ गया। अब सबकी डायमेंशन रख दो। अभी अभी मैंने बताया f की याद रख दो, f की क्या है, L(m)T-2। ठीक है, उसके बाद r मतलब कि क्या है यार, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मतलब लेंथ, लेंथ का स्क्वायर, अपॉन m क्या है, मास। तो मतलब दो मास है ना, m1 m2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, m²। अब यार सॉल्व करना आना चाहिए। देखो m से एक m कैंसिल होगा, m² से बचेगा क्या, सिंगल m। बट हमें तो ऊपर लिखना है, तो जब ये सिंगल m ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखो L1 और L2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने कल भी बताया था कि यार अगर कोई चीजों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज हमने L1 मल्टीप्लाई किया किसके साथ, L⁻² से, तो इसमें एक सिचुएशन होगी कि मल्टीप्लाई करने में पावर्स ऐड होती हैं, ये पावर्स ऐड होती हैं। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 2+1 कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा L3। सो L3 और m-1 और T-2, ये आ जाएगी जी की। फिर हमने डिस्कस किया था एक और फॉर्मूला कि यार इसमें x की डायमेंशन बताओ, ये जो अंदर x लिखा है, तो हमने इसे सॉल्व कर दिया, क्या किया, स्क्वायर कर दिया पूरे का। ठीक है, तो हम 2 पाई को नीचे डिवाइड में ले गए और स्क्वायर कर दिया, तो T²/4π²। और ये जो g है, ये 9 नहीं है, ये g है, स्मॉल g, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की डायमेंशन क्या आ गई, x की डायमेंशन आ गई T²g/4π²। अब ये तो एक नंबर है ना, बताया, इस नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होगी, सिर्फ किसकी है, टाइम की डायमेंशन और g एक्सेलरेशन की। तो क्वेश्चन में दिया था कि ये जो है ये टाइम है,
तो टाइम मतलब सेकंड, सेकंड का स्क्वायर मतलब टी का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट, सो मीटर मतलब लेंथ पर सेकंड स्क्वायर मतलब टी पावर माइनस 2। तो ये रख के हमने डायमेंशन निकाल ली थी। फिर हमने डिस्कस किया था सपोज एस की डायमेंशन बताओ। तो लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें लिखी थी कि ये हीट है, ये मास है और ये टेम्परेचर चेंज है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सारी चीजें लिख के रख दी थी। तो हमें एस की डायमेंशन बतानी है, तो एस की डायमेंशन क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अब सब लोग सोच रहे होंगे सर हीट की डायमेंशन क्या होगी। तो ऑलरेडी मैंने बताया है, क्या बताया हुआ है कि हीट मतलब एक टाइप की एनर्जी, और एनर्जी मतलब आप समझ सकते हैं वर्क, ठीक है। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो बेटा फोर्स का क्या था, L1 m1 t माइनस टू, उसमें एक और डिस्टेंस लगा दिए तो क्या बन गया L2 m1 t माइनस टू। तो ये हो गई हीट की डायमेंशन, मास की डायमेंशन और एंगल की डायमेंशन लगा के हमने एस की डायमेंशन निकाल ली थी। तो यार ये लास्ट लेक्चर में सारी चीजें सिखाई थी, इसलिए मैं जस्ट क्विक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये लेट से एक नया सिंबल है ईटा, आगे जाके हम इसे पढ़ेंगे और इसमें से निकालना है फॉर्मूले में। तो हमने ईटा को सिर्फ यहाँ पे रखा, एरिया को डिवाइड में रखा, लेंथ को मल्टीप्लाई में रखा और स्पीड को भी डिवाइड में रखा। सारी चीजें की यूनिट रख के सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्टेप नंबर 1 पढ़ लिया था। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो में, ठीक है। तो मैंने बताया था कि यार ये सिनेरियो काफी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को ध्यान दें। क्या, अगर एक इक्वेशन लिखी हुई है और उस इक्वेशन में आपसे पूछ रहा है कि कुछ भी डायमेंशन बताओ, तो आप इक्वेशन से किसी चीज को सॉल्व करना टफ होता है। जब सिर्फ एक फॉर्मूला था, देखें, जब सिर्फ एक फॉर्मूला था तो आपको पता था कि ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में होगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा। लेकिन एक इक्वेशन में काफी सारी चीजें होती हैं, प्लस माइनस भी होता है, तो उन्हें सॉल्व करना कॉम्प्लिकेट होता है। तब हम लॉजिक का यूज करते हैं। वो लॉजिक लास्ट क्लास में हमने बताया था, क्या बताया था कि अगर आपके पास एक डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है, तो बेटा आप उसे अगर ऐड करना चाहते हो तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते हो कि आपने 2 किलोमीटर के साथ ऐड कर दिया कि 2 किलोमीटर और 2 मीटर मिलके 4 किलोमीटर बन जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दो डिफरेंट यूनिट होंगे तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। बट अगर सेम यूनिट है, लेट से 2 मीटर और 2 मीटर, तो आपका आंसर जो आएगा वो 4 मीटर आएगा, मतलब आपका आंसर भी सेम यूनिट में आएगा, विच इज 4 मीटर, ठीक। तो ये सिनेरियो लास्ट हमने डिस्कस किया था कि यूनिट शुड बी सेम व्हेन वी ऐड अप और इक्वेट समथिंग। तो मैंने एक इक्वेशन लिखी क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर। तो हमने पूछा इस एक्स की डायमेंशन बतानी है। तो अब देखा थॉट क्या है, थॉट ये है कि ये जो यू टी है और ये जो हाफ एक्स टी स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड किया हुआ है हमने, मतलब ये दोनों टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। क्योंकि फिजिक्स में आप दो डिफरेंट चीजों को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि ये चीज इसके साथ ऐड हुई है, तो मतलब उन दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम। और यहाँ से हमने एक्स की डायमेंशन निकाल दी। कैसे, एक टी कैंसिल आउट हो गया, हाफ का तो कुछ होता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यू बाई टी। अब थॉट ये कि बेटा इन दोनों को ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी तो सेम डायमेंशन का होगा। इसका मतलब आप इस एस को भी इक्वेट कर सकते हो किसी के भी साथ। तो हमने लेट से एस को इक्वेट कर दिया, तो फिर हम सेकेंडरी डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज हमने डिस्कस की थी। फिर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सपोज ऐसे वैल्यूज दी हुई हैं, ए इज इक्वल टू ए सी सी टी प्लस डी टी स्क्वायर। अब देखो इसमें ए क्या है, एक्सेलरेशन है, ए हमें पता है, हमें क्या नहीं पता, सी नहीं पता, डी नहीं पता। अच्छा, तो एक ही इक्वेशन में हम एक साथ अगर हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया तो हम सी भी नहीं पता कर पाएंगे, डी भी नहीं पता कर पाएंगे। तो लॉजिक क्या यूज करते हैं, देखे सर, सी टी इज एडेड विद डी टी स्क्वायर, तो वन थिंग इज क्लियर, सी टी विल हैव सेम डायमेंशन एज डी टी स्क्वायर, डन। बट बिकॉज दे आर एडेड, तो मतलब आंसर भी तो यही आना चाहिए था ना। इसका मतलब सी टी एंड डी टी स्क्वायर बोथ विल हैव द डायमेंशन एज ए। तो हमने सी टी को किसके इक्वल कर दिया, एक इक्वल कर दिया, और डी टी स्क्वायर को भी एक इक्वल कर दिया। तो देखें यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू आ गई सी इज इक्वल टू क्या आ गई, ए बाई टी। ए मतलब क्या है, एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर मतलब कैपिटल एम मत लिख देना, कैपिटल एम मास के लिए होता है, मीटर मतलब लेंथ, ठीक है, लेंथ। सो लेंथ पर टाइम टू द पावर माइनस 2, और ये m टू द पावर क्या है, 0 है, ठीक है।
ओके, ठीक है। फिर बात करते हैं, अगर हमें डी टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी तो हमने बात की है कि डी टी स्क्वायर का कैसे लिख सकते हैं। सो डी टी स्क्वायर को हमने कंपेयर कर दिया एक्सेलरेशन के साथ और फिर इस तरीके से हमने डी की डायमेंशन निकाल दी। ओके, तो आज आई गेस नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा है, विच मीन्स काफ़ी सारे नए स्टूडेंट भी आ गए हैं। तो एक थॉट मैं बताऊंगा यार, अगर जैसे कि ग्रुप में हमने लेक्चर्स फिर से डाले थे, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ है तो मे बी आपको फिर थोड़ा सा उतना क्लियर समझ में नहीं आएगा आज, ठीक है। तो फिर आपको ट्राई करना है कि यार थोड़ा सा अंडरस्टैंड होने का ट्राई करना है, समझना है, ठीक है। तो मैं उनको फिर से फाइनल रिव्यू दे रहा हूँ कि हम जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम डायमेंशन लिखना। डायमेंशन के हमने दो पार्ट कर लिए, मैं फाइनल रिव्यू कर रहा हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हम सीख रहे हैं बेटा डायमेंशन लिखना। डायमेंशन एक कोड के टाइप में है जो हमें फिजिक्स में स्टार्टिंग में ही सीख लेना होता है कि किस क्वांटिटीज को हम क्या डायमेंशन लिखेंगे, क्योंकि जब हम आगे जाएंगे तो हर चैप्टर में मैं बोलूंगा कि इसका डायमेंशन क्या है, और ऐसा एक क्वेश्चन फिजिक्स में आ जाता है कि इस चीज का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि हमारे पास कुछ 3-4 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जिनकी हम डायमेंशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हमने डायमेंशन बोली कि नेम के अकॉर्डिंग डायमेंशन होती है, आप ऐसे याद कर सकते हैं डायमेंशन, जैसे मास का एम, लेंथ का एल और टाइम का टी, ठीक है। फिर हमने डायमेंशन लिखना सिखाया कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायमेंशन लिख सकते हो, बस जो डायमेंशन है वो अपॉन में नहीं लिखते, हर डायमेंशन ऊपर चली जाती है, ठीक है। फिर हमने बताया था कि अगर फॉर्मूला दिया और जिस चीज की डायमेंशन पूछा है तो उसकी डायमेंशन फाइंड करने के लिए उसका फॉर्मूला क्रिएट कर लो। सपोज मुझे यहाँ पे जी बताना था, इस पेज में मुझे जी की डायमेंशन बताना था, तो ये आर स्क्वायर को मैं इनटू में ले गया और एम वन एम टू को डिवाइड में ले गया, इस तरीके से सेट कर लिया। सेम चीज इस टाइप के फॉर्मूले में हमें करनी होती है, ठीक है। ओके, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन से, कि अगर कोई इक्वेशन दी होती है तो हमें क्या करने होते हैं, जो टर्म ऐड हुए हैं या सब्ट्रैक्ट हुए हैं उन्हें इक्वेट कर सकते हैं किसी के भी साथ, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई दो चीजें ऐड हुई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया मीटर ऐड हुआ है मीटर के साथ, तो बेटा आंसर भी मीटर आएगा। तो अगर इन सब का यूनिट सेम है, इन सब का मीटर यूनिट सेम है, तो हम तो डायमेंशन सीख रहे हैं ना, हम मैथ तो सीख नहीं रहे हैं कि सर 2+2 4 है, फिर आप ऐसा 2=4 कैसे लिख सकते हैं, नहीं, वैल्यूज नहीं लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं इनकी डायमेंशन कि मीटर इज इक्वल टू मीटर, ठीक है। तो वो डायमेंशनली हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोग को, एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप उसमें से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसका मीनिंग है y इज इक्वल टू, लेट्स से y इज इक्वल टू है a t प्लस सॉरी y इज इक्वल टू, लेट्स राइट कैपिटल A t प्लस b, ठीक है। एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी है आप लोग को, अब आप लोग को बताना है, ठीक है। हमने एक जस्ट सिंपल इक्वेशन लिख दी है कि y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी। इसमें मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, y, this y is distance, this y is distance, now write the unit of a and b। सब लोग हमें मैसेज करके बताएं, चैट बॉक्स में मैसेज कर दें कि what should be the dimension of a and b, ठीक है, while we know the dimension of y is distance। Okay everyone, solve this thing। Okay Samarth, correct answer। Okay, good good। Bhargav, correct answer। Samarjeet, good, correct answer। Arya, correct answer, very good। Pranay, Ayush, very good।
एक घंटा सो के चुप ऊपर भैया। ओके गुड। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओके गुड, ठीक है। जिया, नील, साइराज, विमुदा करेक्ट आंसर, अनिश करेक्ट आंसर। चले तो देखें, तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, फिर से टारगेट करते हैं। मैं फिर से सिखा रहा हूं कि कभी भी अगर एक इक्वेशन देखो तो सबसे पहले टारगेट करो, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए आपका। चले ठीक है, अभी आंसर लिखना बंद करें। देखें इधर, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए हमारा कि प्लस वगैरह कहाँ पे दिख रहा है और अननोन कहाँ पे है। तो बेटा अननोन क्या है, बी और ए, और बीच में प्लस दिख रहा है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन होगा सर बी की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, ए और टी की। बट क्या फाइंड कर पाओगे क्या? अगर आपने ऐसे लिख दिया कि यार ए जो हमारा ए है और ए एंड ए डॉट टी, ये जो पहला टर्म है, इसकी डायमेंशन सेम होगी किससे, बी से, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन बी के जितनी हो सकती है, सही है। बट आपको ए भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, तो दो अननोन नहीं फाइंड कर सकते ना। तो लॉजिक लगाएंगे कि दे आर आफ्टर एडिंग दे आर इक्वल विद वाई। तो इसका मतलब बी की डायमेंशन भी किसके जैसे, वाई की जैसे, और ए टी की भी डायमेंशन किसके जैसे है, ए के जैसे, ठीक है। फिर तो अगर बात कर ले तो ए की डायमेंशन क्या हो जाएगी, वाई बाई टी जैसे, और बी की डायमेंशन जस्ट वाई जैसे। तो इसका मतलब बी की डायमेंशन हो जाएगी एल, और ए की डायमेंशन अगर बात करें तो एल बाई टी, दैट मीन्स एल और टी माइनस वन, ठीक है। सो उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस वन, ए की डायमेंशन, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आइडिया देना है, ठीक है, आपको थॉट देना स्टार्ट करना है, समझे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी, सी एंड डी। सो टिल नाउ अभी तक मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो दो लेटर्स पूछे थे, क्या, सी और डी। अब हम तीन लेटर्स पे फोकस करेंगे, बी, सी एंड डी, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं इसमें नोन क्या क्या है। तो बी सी डी को छोड़ के जो भी बचे हैं वो नोन है। तो देखो बी सी डी कहाँ पर है, ये है डी, ये है सी, ये है बी, और ये है सी, मीन्स दीज आर अननोन। सो नोन क्या है, नोन है ये वी। वी मतलब क्या है, आपको स्पीड है। और ये जो ए है, ए मतलब क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। क्लियर। तो अभी सॉल्व करना स्टार्ट करें, मुझे सबकी डायमेंशंस बताना स्टार्ट करें। सो जो ए है वो है हमारा एक्सेलरेशन, और जो वी है वो स्पीड है, ठीक है। सर वो छोटा सा क्या है? क्या बेटा? छोटा सी, 80 के नीचे। नहीं नहीं नहीं, वो स्टिल सेम सी है, हाँ। सेम सी।
ओके गुड। बहुत सारे स्टूडेंट का सी का डायमेंशन आ गया, वेरी गुड। सबसे पहले हमें सी का ही डायमेंशन फाइंड करना है। सी का डायमेंशन आने के बाद डी का डायमेंशन फाइंड करना है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड बी। याद रखना है सीक्वेंस सबको, सबसे पहले सी फाइंड आउट होगा, फिर डी फाइंड आउट होगा, फिर बी फाइंड आउट होगा। सी का डायमेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का करेक्ट है, वेरी गुड। ओके तो मैं बताता हूँ यार, सी की डायमेंशन निकालना है तो क्या कर सकते थे। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको टारगेट करना है, जिस चीज की डायमेंशन निकालनी है उस टर्म को पूरा पिक करो। तो सी यहाँ पर है तो इस टर्म को पिक करेंगे। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सब लोग ध्यान दें। अच्छा सब लोग सॉल्व करना छोड़े, मैं अभी जो बता रहा हूँ पॉइंट फिर से फोकस करेंगे कि हम टारगेट करते हैं सी पे, ठीक है। जो सबसे मिनिमम प्रॉब्लम का है उस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। सतेज नॉट करेक्ट आंसर। ओके तो हम उस पे ध्यान देते हैं सबसे पहले। तो अगर हम देखें तो एक सी यहाँ पर है, बट यहाँ पे देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, डी भी है, बी भी है, नहीं पता कुछ, लेकिन यहाँ पे अकेले सी है, सिर्फ सी है, बाकी सब पता है। तो ये जो टर्म है ये इस पूरे के साथ ऐड हो रहा है, ठीक है, इन दोनों का इक्वल होगा, बट हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। हमें पता है कि इन सब का जो सॉल्व आएगा वो भी v के इक्वल होगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना था, v इज इक्वल टू AT बाई सी। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाता है, AT बाई v। अब सबकी डायमेंशन रख देते हैं, सबकी वैल्यू आ जाती। तो इस तरीके से हम इक्वेट कर सकते थे c के बारे में, ठीक है। तो देखें हमने क्या किया, c को निकालने के लिए हमने इक्वेट किया v इज इक्वल टू AT बाय सी से, और c इज इक्वल टू आ गया AT बाई v। अब हमने c की वहां पे डायमेंशन रख दी, तो फाइनली सी की डायमेंशन आ रही है डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस मतलब LB0, MB0, TB0। कुछ स्टूडेंट ने T-1 लिख के भेजा हुआ है, गलत है। करेक्ट आंसर फॉर सी है डायमेंशन लेस। नाउ थिंक अबाउट D। नाउ थिंक अबाउट फाइंडिंग D। तो टू टारगेट डी फोकस ऑन दीज टू टर्म्स, कि डी किसके साथ सॉल्व हो रहा है। तो फोकस करो कि यार देखो डी टी सी के साथ सॉल्व हो रहा है, सी के साथ ऐड हो रहा है, विच मीन्स हम क्या कर सकते हैं, डी टी को सी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। Okay, very good. Arya, yeah, Arya has given all the answers. Okay, Bhargav, good, correct answer. Okay, Purva, Aditya, Prajin, विश्वराज, समरजीत, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस तरीके से डायमेंशन नहीं लिखते हैं यार, ठीक है। फिर से एक बार देखें, फिर से अभी 2-3 स्टूडेंट्स ने मुझे वैसे ही करके लिखा 1/t लिखा। आपको 1/t नहीं लिखना है, आप अपने ऑफकोर्स कीबोर्ड से पावर नहीं लिख सकते हैं। तो लेट से अगर आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर मैं डायमेंशन वाइज देखूं तो क्या है, c इज इक्वल टू किसकी डायमेंशन है, d इंटू टी की। तो अगर मैं d की बात करूं तो d की डायमेंशन क्या आ जाएगी, d की डायमेंशन आ जाएगी c डिवाइड बाई t। तो c की डायमेंशन तो डायमेंशन लेस थी, तो t की डायमेंशन फाइनली क्या आ जाएगी, t टू द पावर -1। तो अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो आप जस्ट इतना ही लिख दें, क्या, t अप एरो -1, ठीक है।
सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है पावर लिखने का। सो आई थिंक बेटर रहेगा, सबने डायमेंशन देख ली कि सी की डायमेंशन कैसे लिख सकते हैं डी से। ठीक है, करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स माई करेक्ट आंसर, गुड। ठीक है, सो देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि c इज इक्वल टू डी टी कर देंगे तो वहां से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं c की। क्लियर? तो ये ध्यान दिया, c इज इक्वल टू डी टी क्यों होगा, सबको समझ आया, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर बीइंग एडेड। तो अगर इन दोनों को हमने ऐड किया है दैट मीन्स दे मस्ट हैव सेम डायमेंशन। फिजिक्स में फिर से स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर ऐड किया हुआ है तो डायमेंशन दोनों का सेम होगा। ठीक है, और वहां से हमने निकाल लिया डी की वैल्यू। ठीक है, तो हमने यहाँ से इक्वेट किया कि यार ये इक्वेशन अगर हम देखें कि स्पीड इक्वेट होगा बी टी बाई सी प्लस डी। देखें हमने क्या किया, इस टर्म को इक्वेट किया v के साथ, क्योंकि हमें अब b निकालना है, बट b के पहले हमने c और d को निकाल ही लिया है। ठीक है, तो c और d की डायमेंशन यहाँ से आ गई है, d की आ गई t टू द पावर -1। अब टारगेट है बेटा b की डायमेंशन। बाकी स्टूडेंट्स अब टारगेट करें b की डायमेंशन फाइंड करने का, जब हमें c और d की dt की डायमेंशन आ गई है। वेरी गुड आयुष, करेक्ट आंसर। अब तक सिर्फ दो लोगों ने आंसर किया हुआ है, आर्या एंड आयुष, बी की डायमेंशन। बाकी सारी डायमेंशन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने निकाल ली। मैं चाहता हूं अब आप लोग बी की डायमेंशन जल्दी से आंसर करें। आदित्य वेरी गुड, करेक्ट आंसर। कार्तिक करेक्ट आंसर। प्रजिन नॉट करेक्ट आंसर, बी का डायमेंशन सही नहीं है, एक बार और चेक करें। वेरी गुड समर्थ, करेक्ट आंसर। ओके गुड आदित्य, ओके करेक्ट आंसर। ठीक है, चले देख लेते हैं। अच्छा ओके, चले अभी आंसर करना बंद करें, अभी देखें, अभी सुनेंगे सब लोग। यार अगर मैं बताऊं, सब लोग को यार फोकस करना है, मैं बता रहा हूं, इधर सुनेंगे सब। ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सिनेरियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? जैसे मैंने बताया, सब ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से इसको हाईलाइट करके आप लोग को बोल रहा हूँ, आप इस चीज को अच्छे से ध्यान दें, देखें, फोकस करें कि फिजिक्स में जब मैंने बात की कि ये जो टर्म c है, सब देखें, ये जो टर्म c है, इट इज बीइंग एडेड विद dt, which means c will have same dimension as dt। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, डायमेंशन ऑफ dt will be same as c। अच्छा, c की अभी हमने डायमेंशन लिखी है कि कुछ भी डायमेंशन नहीं है, मतलब m0 l0 t0 सब जीरो। अब उसमें हम ये जो d के साथ t है वो डिवाइड किया टाइम का, तो सिर्फ टाइम आया, और ऊपर जाएगा अगर पावर तो नेगेटिव हो जाएगी, तो t-1 आ गया। अब देखना पॉइंट, जब मैं स्पीड को किसके इक्वेट कर रहा हूं, b और t के वजह से। अब यहाँ पे पॉइंट है, सब लोग ध्यान देंगे, b की डायमेंशन निकालना, क्योंकि b के काफी कम आंसर्स दिए हैं। bt अपॉन, अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये करना क्या है, c और d का क्या करना है। तो ये स्टेटमेंट सब याद रखना कि बेटा जब c की डायमेंशन और dt की डायमेंशन सॉल्व करोगे तो इनको ऐड करके भी तो वही डायमेंशन आएगी ना, मतलब c की डायमेंशन dt के इक्वल है, और इनको जब हम ऐड करते हैं तब भी तो c जैसी डायमेंशन आएगी ना। इसका मतलब डायमेंशनली यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते हो आप, c। तो ये पॉइंट था कि डायमेंशनली लिख सकते हैं c। तो इसका मतलब अगर हमें b की डायमेंशन चाहिए थी तो b की डायमेंशन फिर क्या आ जाएगी, vc इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि अगर हम डायमेंशनली बात कर रहे हैं तो पॉइंट क्या होगा, डायमेंशनली ये सिचुएशन होगी कि v इज इक्वल टू बी टी, बिकॉज c की कोई डायमेंशन नहीं है, c डायमेंशन लेस है, तो c को हम भूल भी सकते हैं। याद रखें, c डायमेंशन लेस है तो c को हटा दिया, सो b इज इक्वल टू क्या आ गया, v बाई टी।
और स्पीड का क्या होता है बेटा, डिस्टेंस मीटर पर सेकेंड मतलब टी पावर -1, सो एल टी -1। नीचे एक और टी है, जब वो ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव कर लेगा, तो ये भी t-1 ये भी t-1 मिलके क्या बन गए, एल टी -2। ठीक है, सो मिलके दोनों क्या बन गए, एल टी -2। ओके, नेक्स्ट। तो यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, एनीवन? किसी को कुछ डाउट है तो अभी ओपन है, पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किसी को कुछ डाउट है तो पूछे, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सब लोग सुनेंगे बहुत अच्छे से। देखें, टारगेट समझे। यहाँ पर टारगेट कर देता हूं मैं कि क्या चीज है हमारा टारगेट। हमें डायमेंशन बी, सी और डी की डायमेंशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में देखो, बी यहाँ दिख रहा है, सी यहाँ दिख रहा है, वापस से एक बी इसके साथ है, और ये एक डी है। तो ये जो लेटर्स हैं ये 4 प्लेसेस पे हैं, बी, सी एंड डी। अच्छा, रिमेनिंग कौन बचा? रिमेनिंग बचा ए और वी। तो ए और वी के यूजुअल मीनिंग है जो हमने पीछे दिखाए थे। यूजुअल मीनिंग क्या क्या है बेटा? ए मतलब है एक्सेलरेशन और वी मतलब है स्पीड। तो आपको ध्यान देना है कि ए और वी के क्या मतलब है। चले सॉल्व करना स्टार्ट करें, डायमेंशन बताना जल्दी से। इस v का मीनिंग है स्पीड, और इस a का मीनिंग है, इस a की बात करें तो इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इस v का मीनिंग है स्पीड। सब लोग सॉल्व करके आंसर करना स्टार्ट करें, और इसका मीनिंग है एक्सेलरेशन। सर वो माइनस है ना? हाँ, यहाँ पे v के बाद माइनस है। यहाँ पे सब ध्यान देंगे, ये v के बाद एक माइनस का सिंबल है, v माइनस बी टी, और दिस ब्रैकेट मीन्स दिस इज इनटू विद a प्लस बी सी एंड ऑल। वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। समर्थ, करेक्ट आंसर। आयुष, करेक्ट आंसर। प्रणय, ओके गुड। सेकंड इनकरेक्ट। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ही एक्टिवली आंसर कर रहे हैं यार, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। चले तो हम सुनते हैं, अभी सब लोग फोकस करेंगे। इनमें से बेटा सबसे इजी क्या था? आपको टारगेट करना है कि एडिशन ढूंढो, कहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो देखो, ये स्मॉल ए के साथ बी और सी ऐड हो रहे हैं, बट बी और सी दोनों ही अननोन है ना, तो ऐसी जगह जाओ जहाँ पे नोन हो कुछ। तो यहाँ देखो, स्पीड के साथ कौन ऐड हो रहा है? बी टी। क्लियर, स्पीड के साथ ऐड हो रहा है बी टी, इसका मतलब डायमेंशनली क्या होगा, हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ v विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी। क्लियर सबको? तो b की डायमेंशन क्या हो जाएगी, t का डिवाइड कर देंगे। अब यार ये v स्पीड है, अब स्पीड का लिखना आना चाहिए सबको। मैं लास्ट में भी बताया था, स्पीड होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, पर सेकेंड मतलब t⁻⁻1 आएगा, पर मतलब अपॉन में, तो अपॉन की चीज जब ऊपर लिखते हैं तो -1। और m किस लिए लिखा हुआ है? m नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, m टू दी पावर क्या है, 0। ठीक है, अपॉन t है तो क्या हो जाएगा, t-1। सो b की डायमेंशन आ जाएगी lt-1। ठीक है, ओके। सो b की डायमेंशन आ गई, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने c एंड d की डायमेंशन निकाल दी। कार्तिक करेक्ट, आर्य करेक्ट आंसर, आदित्य करेक्ट आंसर, वेरी गुड। ओके, सो अब सेकेंड पॉइंट हम क्या कर सकते थे, देखें। सेकेंड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो बी की हमें डायमेंशन पता चल गई है। अब हम देखेंगे कि अगर बी की पता है तो ए के साथ बी इंटू सी ऐड हुआ है ना, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, दैट डायमेंशन ऑफ ए must be equal to dimension of B into C. Why? Because let's see, this focus है, this A is added with B into C. So ये टर्म फोकस वर्क करने वाला है, फिर से बहुत ही ज्यादा ध्यान दें कि A को ऐड किया हुआ है B and C के साथ, which means the dimension of A will be equal to B into C. So the dimension of A is equal to with B into C. तो अभी अभी जस्ट हमने निकाला है ना कि B की डायमेंशन क्या है, B की डायमेंशन है LT माइनस 2, और एक्सीलरेशन की भी डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर LT माइनस 2. तो इसका मतलब C इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. ठीक है, तो डायमेंशनलेस को मतलब क्या होता है, सब पे जीरो. डायमेंशनलेस का मतलब क्या है, लेंथ भी जीरो, मास भी जीरो, m जीरो, और टाइम भी जीरो, t जीरो. ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है कि तीनों चीजें जीरो है. अगर सब कुछ जीरो है तो मतलब क्या बचा, कुछ नहीं, 1. ठीक है, जीरो मतलब जीरो नहीं बच गया है, मैथमेटिकली किसी भी चीज की पावर जीरो मतलब क्या होता है, 1. तो इसका मतलब बचा है 1. अब आंसर करना है हमें डी का. ओके, वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट्स ने डी का भी आंसर कर दिया है. डी का आंसर लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स का गलत है. डी का आंसर गलत है काफी सारे स्टूडेंट्स का. देख लेते हैं डी का आंसर, हम देखते हैं. ओके, डी अभी तक किसी का करेक्ट नहीं है. दिस आयुष पाटिल. आयुष पाटिल कौन है यार, एक बार बोले. सर मैं हूँ सर. ओके आयुष, आप हैं. ओके ठीक है. ओके, करेक्ट आंसर है यार. अभी तक डी का जो डायमेंशन है अभी एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट किया हुआ है. ओके, वेरी गुड. कार्तिक इनकरेक्ट आंसर. अभी तक सारे स्टूडेंट्स का इनकरेक्ट आंसर है, ध्यान दें. सब लोग फोकस करें, डी का डायमेंशन फाइंड करें. ओके, आर्यन करेक्ट आंसर. शिव प्रसाद स्टिल नॉट करेक्ट. आर्यन, हेलो आर्यन, बात करें. हेलो आर्यन सी. आर्यन सी, इट्स रिटन हियर. Still not correct. Aditya not correct. Neil not correct. Samarjeet not correct. डी की डायमेंशन अभी सिर्फ 2-3 स्टूडेंट्स की करेक्ट हुई है. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स का माइक प्रॉब्लम है. ओके, डिवाइस माइक होता है, मतलब अगर आप लैपटॉप, डेस्कटॉप या कुछ भी यूज कर रहे हैं, सॉरी डेस्कटॉप का आइडिया नहीं है मुझे, यूजुअली लैपटॉप पे बिल्ट इन माइक होता है और मोबाइल पे बिल्ट इन माइक होता है. ठीक है, अनीश स्टिल नॉट करेक्ट. यशराज नॉट करेक्ट. चले अब हम देख लेते हैं. देखें, चले फोकस करते हैं. डी का आंसर बहुत ही कम लोगों का आया है. नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट. दिस या प्रजिन, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. विमुदा नॉट करेक्ट आंसर, स्टिल नॉट करेक्ट. समर्थ, ओके, समर्थ गॉट इट, करेक्ट आंसर. ओके, गुड. लेट्स सी एवरीवन. अब ध्यान दें कि यार फोकस करना है, हमें अब डी फाइंड करना था. हमें जब डी फाइंड करना था तो जस्ट अभी बताया, और आप पैटर्न देखो. मैं पैटर्न जो बता रहा हूँ आपको एकदम सीखने वाला पैटर्न बता रहा हूँ. अगर आप चाहें तो एकदम फ्लो को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं. पीछे जो एग्जाम्पल था मैंने बताया था, पीछे के एग्जाम्पल को रिव्यू करते हैं. कि मैंने बताया था आप इस चीज को फोकस करो कि C इज एडेड विद D एंड T. तो जब भी आपको B निकालना है तो C और DT दोनों मत लिखो, कोई एक लिख लो ना, बोथ विल हैव द सेम डायमेंशन. तो इसका मतलब जब मुझे DT निकालना था तो फिर V और BT दोनों क्यों लोगे, डायमेंशनली V एंड BT आर सेम ना. तो दो डायमेंशन ऐड करके थोड़े ना कुछ मिलेगा, मतलब डायमेंशन आप सिर्फ किसकी लो, V की लो. डन. फिर A एंड BC है, इधर ध्यान दे, A एंड BC है, तो BC की भी डायमेंशन A जैसी ही है ना, ऐड करके भी तो A जैसी ही आंसर आएगी. तो पूरा क्यों ले रहे हो, सिर्फ क्या लो,
ए ही लो इनटू में, सो यहाँ पर इनटू में आ गया क्या, ए इज इक्वल टू किसके साथ किया हुआ है, dt, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू किसके साथ है, dt, तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा t का डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हो जाएगा va/t। अब समझना है v क्या है, स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का होता है, सॉरी स्पीड होता है मीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोनों की वैल्यूज निकाल देते हैं, ठीक है। ओके, सो ध्यान दें सब। तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, v इंटू ए डी टी के जैसा होगा। v की वैल्यू देखें हम, v हो गया एल टी माइनस वन, m जीरो है, m पे ज्यादा टेंशन नहीं लिया करें। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन्स एल टी माइनस वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देन एल स्क्वायर एम जीरो टी माइनस थ्री, ये कर सकते हैं। और ये जो t है ये इधर डिवाइड में जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस फोर। सो 2-3 स्टूडेंट्स ने ये आंसर किया अभी तक, एल 4t माइनस थ्री तक, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ओके, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। चले, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट होता है अभी पूछ लो, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप में रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से इसी टाइप रिलेट करूंगा, तो आप लोग को फिर से वही लॉजिक यूज करना है, लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी को कुछ भी डाउट है तो बताए, मैं फिर से एक बार सिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आप लोग को सीखना है, प्रॉपरली सीखना है कि क्या कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से टारगेट करेंगे, देखें सब लोग फिर से ध्यान देंगे। मैं इस इक्वेशन को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या कि ये जो इक्वेशन थी इसमें सबसे पहले मैंने टारगेट किया कि मुझे क्या ढूंढना है, मुझे ढूंढना है लेट से बी टी स्क्वायर। तो मैंने क्या सर्च किया, मैंने सर्च किया कि यार बी टी किसके इक्वल है, वी के इक्वल। तो पहली लाइन आई कि यार बी टी इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद वी, तो इनकी डायमेंशन हो जाएगी वी के इक्वल। अच्छा, फिर a इज इक्वल टू ए प्लस बी सी, तो a की डायमेंशन किसके इक्वल हो जाएगी, बी सी की, और हमें b पता चल गया तो b रख देंगे, तो फाइनली c की डायमेंशन आ गई। फिर फाइनल लॉजिक यूज किया कि इन दोनों की अगर डायमेंशन है और सेम है तो सिर्फ v पिक कर लेना, तो हमने सिर्फ v पिक कर लिया, और b और c की डायमेंशन सेम है तो हमने सिर्फ b एंड c पिक कर लिया, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के डाउट आ रहे हैं, सर डायमेंशन कैसा दिख सकता है। बेटा डायमेंशन किसी भी तरीके से दिख सकता है, बट डायमेंशन कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने लिख दिया सर माइनस एल हो गई डायमेंशन। डायमेंशन के बाहर माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि डायमेंशन एक यूनिट है। पावर कुछ भी हो सकती है, मतलब आपका डायमेंशन ऑफ कोर्स एल पावर माइनस वन हो सकता है, बिल्कुल सही है। आपकी डायमेंशन एल पावर माइनस वन बाई टू भी हो सकता है, ठीक है। एल पावर माइनस वन बाई टू भी हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये वन बाई टू का मतलब क्या है, तो देख लेते हैं कि पावर माइनस वन बाई टू कैसे हो सकता है। पावर माइनस वन बाई टू का मतलब होता है स्क्वायर रूट, और नेगेटिव मतलब है कि ये पक्का नीचे से आई हुई है पावर, तभी ऊपर हो गई है। तो इस चीज का मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब है वन अपॉन एल टू द पावर वन बाई टू। अच्छा, अभी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के टेक्स्ट आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने डाउट लिखे हैं। तो डाउट क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं सर लॉजिक अभी मैच हो नहीं रहा है हमें, ठीक है। तो लॉजिक फिर से मैं एक बार रिकॉल कराता हूँ कि लॉजिक क्या है। हम एकदम बिगिनिंग में जाते हैं कि देखें लॉजिक क्या होता है। तो सिंपल लॉजिक है, बिगिनिंग में जाने की जरूरत नहीं है, फिर से हम यहीं से ही फोकस कर सकते हैं। देखें, मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप लोग सुनने का ट्राई करेंगे कि लॉजिक क्या है यार, इस पूरी प्रोसेस का लॉजिक क्या है समझे। लॉजिक ये है, लॉजिक बेसिक है कि बेटा फिजिक्स में सब ध्यान देंगे यार, 2 मीटर प्लस 2 किलोमीटर कभी भी ऐड नहीं होता, ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि 2 मीटर प्लस 2 किलोमीटर क्या आंसर करोगे, लो मैंने आंसर कर दिया 4। अब आगे क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे, गलत है। आगे लिखोगे किलोमीटर, गलत है, ठीक है। दैट मीन्स हमेशा सेम टाइप की यूनिट ही एड अप होती हैं, ठीक है। अच्छा, लेट से किसी का मन है कि मैं 2 मीटर को ऐड करूंगा 2 केजी के साथ। अच्छा, अब आंसर क्या आएगा, तो उन्हें लग रहा है 4 आ जाएगा। यार 4 क्या आएगा, मीटर आएगा क्या, गलत। 2 मीटर के साथ 2 केजी कहाँ से ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का बेसिक सा लॉजिक है
कि बेटा जब भी मीटर है और फॉर्मूले में आपने एडिशन लगा दिया है तो कुछ भी वैल्यू लिख दो, नंबर कुछ भी हो, यूनिट मीटर ही रहेगा। और जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कुछ भी आ जाए, आंसर का यूनिट वही रहेगा मीटर। और हम जो चीज पढ़ रहे हैं डायमेंशन, वो एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या है डायमेंशन? यूनिक रिप्रेजेंटेशन, कि कहीं पे भी मीटर लिखा हो, एम मतलब मीटर, मास नहीं है, तो मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। इसका मतलब उसका हर बार रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा? एल। हर जगह पे रहेगा रिप्रेजेंटेशन एल। तो अब थॉट यहां से देते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको फोकस करो तुरंत। देखो बी अननोन है, सी अननोन है, डी अननोन है, यहाँ बी लिखा है, यहाँ से बी सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है। तो सबसे पहले इजीएस्ट देखो कि सबसे सिंपल कहाँ दिख रहा है कि सिंपल डायरेक्ट एडेड है। तो यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि सिर्फ बी एडेड है, सी और डी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है यहाँ पर। किसमें? बी में। तो हमें दिख रहा है कि b इंटू टी इज एडेड विद v। इसका मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन कहा है कि नहीं भाई मैंने b और बी टी और v को ऐड किया है, तो आप हमेशा कमेंट कर सकते हो कि यार देन डायमेंशनली b एंड t विल हैव सेम डायमेंशंस। ठीक है, देन आप बोल सकते हो डायमेंशनली b एंड t विल हैव सेम डायमेंशंस। क्लियर? फिर सेम चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं a और बी सी से। क्लियर कि a एंड बी सी विल हैव सेम डायमेंशन। तो b ऑलरेडी हमें आ चुका है, फिर हमने a और बी सी का किया। फिर जब d की डायमेंशन लिखनी थी तो हमने ये चीज नहीं की और डायरेक्टली इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान दे सकते हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। सुने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, यहाँ पर हम टारगेट कर रहे हैं, हमारा टारगेट है ए बी एंड सी। अब कुछ लोग ये मत सोचने लग जाना सर ए मतलब एक्सीलरेशन है क्या, बी मतलब जो बी मतलब कुछ भी नहीं है क्या, आर मतलब क्या है, कुछ नहीं। दीज आर अननोन, समझे? दीज आर अननोन, ए बी एंड सी आर अननोन। तो नोन क्या है? नोन है बेटा ये पी। पी मतलब क्या है? पी मतलब है प्रेशर। अच्छा, ये वी मतलब क्या है? वी मतलब स्पीड नहीं है, वी मतलब क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, वी मतलब वॉल्यूम है। तो सबसे पहले तो मुझे सारे स्टूडेंट्स प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन लिख के बताएं। अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम की नहीं पता तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो एवरी स्टूडेंट सबसे पहले मुझे डायमेंशन लिख के बताएं प्रेशर और वॉल्यूम की। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग प्रेशर की डायमेंशन मुझे बताएं क्या होगी, और वॉल्यूम की डायमेंशन। फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट होगी। ओके, सो काफी स्टूडेंट्स आंसर करने लग गए हैं, वेरी गुड। देखें डायमेंशन कैसे निकालते हैं बेटा। प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे हम। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। सबको याद है प्रेशर का फॉर्मूला? फोर्स अपॉन एरिया। अब मैंने क्या बताया था कि यार फोर्स का याद रखो, फोर्स का क्या होता है? L1 M1 और T पावर -1, सॉरी -2। सो क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? फोर्स का यूनिट होता है L M T-2। अच्छा, इस चीज को हम डिवाइड करने वाले हैं किससे? एरिया से। एरिया मतलब क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। मतलब दोनों ही लेंथ की यूनिट है ना, मतलब क्या होता है? लेंथ स्क्वायर होता है। अब अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, सब ध्यान दें, अगर हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? L नीचे अपॉन में एल स्क्वायर है, तो एक एल कैंसिल आउट होगा और बचेगा सिर्फ एल। और वो एल जब ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा? एल टू दी पावर -1। सो आएगा हमारे पास एल टू दी पावर -1 एम एंड टी टू दी पावर -2। सो ये फाइनल हो जाएगा हमारा क्या? डायमेंशन किसकी? प्रेशर की। अच्छा, वॉल्यूम की डायमेंशन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो मतलब तीनों ही क्या होंगे? मीटर। सो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एल क्यूब। ठीक है, सो लेंथ की डायमेंशन यहाँ पर क्या आ जाएगी? एल क्यूब। ठीक, तो ये मैंने डायमेंशन लिख दी हैं। बाकी लोग अब आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करें। ए बी और आर की डायमेंशन बताएं। अमन।
ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स करेक्ट पा गए। बी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, वेरी गुड यार। समर्थ, सलोनी, ओके, वेरी गुड। शिव प्रसाद, पूर्व, करेक्ट आंसर। कार्तिक, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। आदित्य, ओके। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, अभी पूछ सकता है बिल्कुल। मृण्मयी, करेक्ट आंसर, ओके। ओके, समरजीत अगेन करेक्ट, वेरी गुड। सरकारी में देखो, मेरे मोबाइल में भी सुबह से जो भी मैसेज आ रहे हैं, हर चले। तो यार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर थोड़ा सा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, बहुत ही अच्छी बात है, काफी लोग का करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। समर्थ, आर का भी करेक्ट आंसर है। ओके, आर के आंसर बहुत कम लोगों ने दिए हैं। कार्तिक, ओके। आयुष, आर के सबके डिफरेंट आंसर आ रहे हैं। आर आपको एक बार और क्रॉस चेक करना चाहिए। आर के आंसर बहुत लोगों के ओके ओके, मे बी ओके, मुझे समझ आया आर का आंसर क्यों गलत आ रहा है। बेटा ये टी मतलब टाइम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आर के डिफरेंट आंसर दिए। ये टी मतलब टाइम नहीं, ये टी मतलब क्या है, टेम्परेचर है। मतलब इसका डायमेंशन क्या यूज करेंगे, केल्विन, और क्या यूज कर सकते हैं, थीटा, जो आपका मन करे। अब लैपटॉप में आप थीटा तो टाइप नहीं कर सकते हो, तो केल्विन टाइप करें, कैपिटल के। आर्य, नॉट करेक्ट आंसर। यशराज, नॉट करेक्ट। आदित्य भोसले, या करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। आर का आंसर करेक्ट है। चले अब हम डिस्कस करते हैं, काफी सारे आंसर्स आ गए हमारे पास। ओके, सुनेंगे सब लोग अभी यहाँ पर। बेटा सबसे इजी क्या है, देखें, सभी लोग सुनेंगे। ठीक है ठीक है, अभी टाइप करना बंद करें, आंसर्स करना बंद करें। जिनके आंसर आ गए अब देखें, चेक बाय योरसेल्फ अब। ठीक है, सुने कि हम बात कर रहे हैं, ये जो वॉल्यूम है ये सबसे पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा है बी के साथ। तो पहली चीज तुरंत क्लियर है कि अगर मैं इस पूरी बड़ी सी इक्वेशन में मेरा अगर फोकस जाता है, तो मेरा फोकस जाता है बी। ये बी अकेले है, ये किसके साथ ऐड हुआ है, वी के साथ, वॉल्यूम के साथ। इसका मतलब बी की डायमेंशन किसके जैसे होगी, वॉल्यूम के जैसे। तो आंसर मेरा पहला क्लियर है कि बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल क्यूब। चले अब बात करते हैं ए की। तो देखो किसके साथ क्या ऐड हुआ है, प्रेशर के साथ ए बाई वी स्क्वायर ऐड हुआ है पूरा। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, ए बाई वी स्क्वायर। तो हम वो दोनों पूरा ही सॉल्व कर लेंगे। तो सुन लेते हैं कि B की डायमेंशन तो क्लियर है। अब डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू ए बाई वी स्क्वायर। तो A की डायमेंशन सिर्फ क्या बचेगी, डायमेंशन ऑफ A क्या बचेगी, ये बचेगी P इंटू वी स्क्वायर। तो P की डायमेंशन अभी हमने लिखी, P की डायमेंशन है ये, इंटू वी का स्क्वायर मतलब L टू द पावर 6। ठीक है, तो L टू द पावर 6 के साथ हमने प्रेशर का मल्टीप्लाई कर दिया। डन। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ए, ये आ गया L5 m1 t-2। तो ये ए की डायमेंशन आ गई। बी की डायमेंशन भी जस्ट हमने अभी लिखी थी। अब फाइनल आंसर है, हमें आर की डायमेंशन फाइंड करना है। तो ये लास्ट टाइप वाला क्वेश्चन हो गया ना, पहले हमने बात की थी कि ये दोनों टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, प्रेशर के साथ ऐड हुआ है ना, मतलब इसकी डायमेंशन किसके जैसे, प्रेशर के जैसे। ये वॉल्यूम के साथ ऐड हुआ है, मतलब इसकी डायमेंशन वॉल्यूम जैसे है। ठीक है, तो हम इस तरीके से डायरेक्टली यूज कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि ये जो R इंटू टी है,
इसकी डायमेंशन किसके जैसे हो जाएगी, जस्ट पी इंटू वी जैसे, तो पी वी बाय टी के जैसा हो जाएगा। पी की डायमेंशन हमने लिखी, जस्ट अभी निकाली, वी की डायमेंशन लिखी, और टी की डायमेंशन इधर थीटा और के यूज कर सकते हैं। तो आप लोग अभी क्या यूज करो, के यूज करो, क्योंकि थीटा टाइप नहीं कर सकते, सो के आप यहाँ पर लिखे। सो फाइनल आंसर देखें, फाइनल आंसर है L2 M1 T माइनस 2 K माइनस 1। किसी का डिफरेंट आंसर आ रहा हो तो बताओ, जिसे समझ नहीं आया या जिसको लग रहा है उसका आंसर सही है या यहाँ पर आंसर दिया हुआ गलत है, ऐसा कुछ भी अगर लगे तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हो हमसे, ठीक है। तो चलेगा, सुन लेंगे हम यहाँ पे, किसी को कुछ भी डाउट है अगर यहाँ पे तो वो बता सकता है। ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन हमारी क्लियर हो गई है, हमें किस तरीके से डायमेंशन को फोकस करना है, टारगेट करना है। अच्छा, एक चीज मैं सबको फिर से बताऊंगा, सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, कि अगर आपको फिजिक्स में मोस्ट एफिशिएंट मैनर में सीखना है तो सबसे सही तरीका आप सुनेंगे, सबसे बेटर तरीका, जब मैं यहाँ पर लेक्चर लेता हूँ, ठीक है, तो इवनिंग में ही, आज इवनिंग में ही आप, इसका मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ ग्रुप में, एक बार आप वीडियो क्विक रिव्यू कर लें और नोट्स बना लें। मैं बता रहा हूँ, ऑल्दो मैं पीडीएफ भी सेंड करता हूँ, बट आप लोग ध्यान देंगे कि जो मैं नोट्स लिखता हूँ उसमें ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। ये क्यों? क्योंकि ये तो क्लासरूम में जस्ट एग्जाम्पल है ना, ये क्लासरूम के जस्ट एग्जाम्पल्स हैं, वो चीजें नोट्स में नहीं रहेंगी। तो आपको ये ध्यान देना है कि सभी लोग को एक बार वीडियो को क्विक रिव्यू कर लेना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। तो इस चीज का सब लोग ध्यान देंगे कि आपको कभी भी वापस से ये देखना है, वापस से अच्छे से सीखना है, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा क्या, आप क्या कर लें, आप यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है उसका एक नोट्स खुद से बना लें। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, आपको जो दिमाग में स्टोर होता है ना, याद होता है, वो आपका ही लॉजिक याद होता है, आपकी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ स्टेटमेंट। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा फैंसी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है कि आप कलर कर रहे हो, डिजाइनिंग कर रहे हो कि अरे सर ने तो हाईलाइट किया था, हम भी हाईलाइटर करेंगे, उतना जरूरत नहीं है। सिर्फ रेफरेंस नोट्स बना लो, दैट इज इनफ, कि आप कभी जब दोबारा रिवाइज करें टेस्ट के पहले तो आप रेफरेंस फॉलो कर पाए, ठीक है। चले, तो हम नेक्स्ट सिनेरियो पे देखते हैं, आगे थॉट देते हैं। तो यहाँ तक आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, चले, तो हम नेक्स्ट सेटअप पे आते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डायमेंशन जो हम डिस्कस करेंगे वो है एक थीटा वाला पार्ट। मतलब आप देखें यहाँ पर क्या, कि लेट से मैंने एक इक्वेशन दी है और उस इक्वेशन में आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ टू पर्टिकुलर थिंग्स के एंड ए, ठीक है। सो वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि यार फाइंड द डायमेंशन ऑफ के एंड ए। अब आप देखो कि के और ए कहाँ लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए इंटू साइन के एक्स, ये लिखा हुआ है। और इसमें हमें दो चीजें पता है, y और x। ये x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट किसके हैं बेटा, डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट है। तो y और x ये दोनों क्या है, डिस्टेंस के कोऑर्डिनेट है, ठीक। ये आपको बताना है। तो अब इसकी इस लॉजिक के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने भी बताया आपको कि ये जो थीटा होता है, मतलब कि ये साइन थीटा, अगर आप लोग को स्टार्टिंग में याद हो मैंने बताया है कि जितने भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के टर्म है। साइन थीटा या फिर लेट से कॉस थीटा, ये सब कैसी टाइप की क्वांटिटीज हैं बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। तो मतलब ये जो चीजें हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर आपको मैथमेटिकली डायमेंशन कुछ नहीं लिखना है तो आप लिखोगे बेटा m0 l0 t0, मतलब मैथमेटिकली उसको आप मान सकते हो क्या, 1। डायमेंशन कुछ नहीं है। अगर उसे इक्वेशन में लिखना है तो आप सिर्फ वहां पर एज अ 1 ट्रीट कर सकते हो, मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा, ये जो साइन के अंदर लिखा होता है ये क्या होता है,
ये होता है बेटा थीटा, थीटा मतलब एंगल, क्लियर। मतलब क्या होता है एंगल, आपको हमेशा क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ए साइन इज इक्वल टू, मतलब सॉरी, ए साइन 30 डिग्री, ए साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो डिग्रीज इस तरीके से जो लिखे होते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, ये सारी चीजें, तो ये भी तो यूनिटलेस है ना, मतलब इनका भी यूनिट नहीं है। तो अगर मैं आपको इसमें टारगेट कराऊं कि यार देखें क्या फोकस करना चाहते थे हम क्या बताना चाहते थे, तो इस इक्वेशन में मैं आपको बताना चाहता था कि दिस y इज इक्वल टू ए इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है, तो बेटा कोई डायमेंशन नहीं मतलब समझो कि 1 है मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू ए इंटू क्या 1, मतलब क्या आ गया a। इसका मतलब y का डायमेंशन जो होगा वही a का डायमेंशन होगा, क्योंकि साइन का तो अपना कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। तो a का डायमेंशन क्या आ गया बेटा, a का डायमेंशन आ गया l, ठीक। नंबर टू क्या है कि ये जो kx है ये कहाँ है, ये बेटा साइन के अंदर लिखा हुआ है, साइन के अंदर। तो बेटा साइन के अंदर की चीज का भी डायमेंशन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मतलब उसको हम एज अ 1 ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका मतलब k की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 1/x, और x मतलब क्या है, डिस्टेंस, मतलब क्या हो जाएगी l माइनस 1। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि a की डायमेंशन क्या है और k की डायमेंशन क्या है। 2 मिनट इस चीज को फोकस करें, कुछ डाउट है तो मुझे बताएं। सब लोग इस चीज को अच्छे से ग्रैस्प करने का ट्राई करें, और कुछ डाउट है तो बताएं। ओके, सो आई गेस सबने देख लिया है। तो अब हम चाहते हैं आप डायमेंशन ऑफ ओमेगा बताएं। एवरी स्टूडेंट ये क्वेश्चन फोकस करें, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा वेयर y इज डिस्टेंस। y का वही यूजुअल मीनिंग है जो पहले था, y इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस। t-1। चलेगा बेटा, ऐसे आंसर बोल के नहीं बताएं, इट्स बेटर कि चैट बॉक्स में मैसेज करें, ठीक है। ओके, समर्थ, आयुष, गुड गुड, कार्तिक, शिव प्रसाद, ओके गुड, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया लग गया, वही हम चाह रहे थे, हम यही देखना चाह रहे थे कि आप लोग को प्रॉपर क्राइटेरिया समझ में आ गया या नहीं, ठीक है। सो आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स को आइडिया समझ में आ गया, वेरी गुड, लेट्स सी, ओके वेरी गुड। चले तो देख लेते हैं कि ये एकदम क्लियर है हमें ये पॉइंट क्या, कि अगर हम बात करें तो ओमेगा टी का भी डायमेंशन कुछ नहीं होना चाहिए, विच मीन्स ओमेगा इंटू टी इज नथिंग बट 1। डायमेंशनलेस को अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो मल्टीप्लाई 1 जैसा फील करते हैं, तो ओमेगा इंटू टी इज नथिंग बट 1। तो इसका मतलब ओमेगा क्या आ जाएगा, 1/t, विच इज t टू द पावर -1, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं सारी चीजों की। तो मुझे लगता है अब तक जो मैंने सिनेरियो पढ़ाया आपको, 3 टाइप की डायमेंशन लिखना सिखाया। हमने क्या क्या सिखाया आपको, सबसे पहले सिखाया कि कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन है वो आपको याद रखनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर एक बड़ा सा फॉर्मूला दिया है तो आप उससे डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। नंबर 3 कंपेरेटिव डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं, प्लस और माइनस को ऐड करके, मल्टीप्लाई करके जो डायमेंशंस थी। तो 3 सिनेरियो हमने डिस्कस किए थे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट पे।
ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं कि सपोज यूजेस ऑफ डायमेंशन, मतलब कई बार हमें क्वेश्चन आता है डायमेंशन के एप्लीकेशंस को लेके कि डायमेंशन के एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहला एप्लीकेशन इसका बताता हूँ। सबसे नंबर 1 यूज है क्या, टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन। ओके, हाँ मैं ये भी बता दूं, ये जो चैप्टर है डायमेंशन का, ये आपका 11th बोर्ड में भी है। ठीक है, तो वहां पे आपको लिखने को आता है कि स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो ये जो मैं यूज बता रहा हूँ ये वहीं पे लिखने होते हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ आपको ये लाइन लिख देनी है, टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन। ठीक है, अगर 2 मार्क के लिए तो आपको एक एग्जांपल यूज करके एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, तो आप एक्सप्लेन करके देखेंगे कि ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन कैसे चेक करते हैं। ठीक, देखें, ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन का मतलब ये कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका है, अगर लेफ्ट जो LHS है और RHS है सबका डायमेंशन अगर सेम है, दैट मीन्स ये इक्वेशन करेक्ट है। मतलब मैंने बताया था ना कि यार ये UT ऐड हो रहा है किसके साथ, AT स्क्वायर के साथ, तो इन दोनों की डायमेंशन तो सेम होनी चाहिए ना, और किसके जैसे आनी चाहिए, S। अगर आ गई दैट मीन्स ये इक्वेशन करेक्ट है, नहीं आई तो नहीं करेक्ट है। तो अभी अभी हमने देखा है S मतलब क्या है, डिस्टेंस है। लेट्स से ये क्वेश्चन में गिवन है कि S क्या है, डिस्टेंस है, तो मतलब यूनिट क्या हो गया, लेंथ। अच्छा, ये U क्या है, स्पीड है, और T क्या है, टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड, इनटू टाइम करोगे तो सेकंड सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, मीटर, मतलब ये भी क्या है, L। सेम चीज एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर और T टाइम का स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा क्या, सिर्फ लेंथ। तो इन तीनों ही चीजों का यूनिट क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो उस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी नाउ सेकंड इक्वेशन। देखें, मैंने एक चीज लिखी हुई है क्या, कि लेट्स से एक और फॉर्मूला है, सब टारगेट करेंगे। यहाँ पर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या, लेट्स सी ये फॉर्मूला हम टारगेट करते हैं, T इज इक्वल टू 2π√L/G। ठीक है, इसमें T क्या है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, ये T है टाइम, L क्या है, लेंथ, और G क्या है, ये स्मॉल g है। G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स वो एक्सेलरेशन ही है। अब चेक कर लो सबकी डायमेंशन, सबको यहाँ पे डायमेंशन सॉल्विंग कर लेनी है क्या। टाइम की डायमेंशन तो हो गई T। ठीक है, इधर देख लेते हैं, लेंथ की डायमेंशन क्या है, L। G की एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, LT-2। सबको क्लियर है, LT-2। तो LL कैंसिल हो गया, ये T-2 ऊपर जाएगा क्या, T। अच्छा, ये जो रूट होता है, ये अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि मैथ में रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो बेटा T⁻2 था और पावर 1/2, या फिर मैं ये कहूँ कि T स्क्वायर था और रूट था, तो बाहर आएगा क्या, T ही होगा ना। इसका मतलब ये इक्वेशन भी क्या है, एक करेक्ट इक्वेशन है, बिकॉज लेफ्ट और राइट में T सही है। बट आप एक चीज बताओ, आपको ये नहीं पता है यार कि ये 2π का क्या करना है। तो बेटा 2π तो एक नंबर है, तो मतलब ये है कि एक चीज ध्यान देना है कि डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है। डायमेंशनल एनालिसिस की क्या लिमिटेशन है, समझेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है कि आप कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते हो। मतलब अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv², आप चेक करके बताओ वेदर दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आप तो बोल दोगे हाँ करेक्ट है, क्यों, क्योंकि mv² का जो यूनिट आएगा वही काइनेटिक एनर्जी का होता है। क्यों, क्योंकि जो 1/2 है उसका कुछ यूनिट ही नहीं होता है। तो याद रखना है कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस क्या होती है, यू कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट इन द इक्वेशन। ठीक है, तो आप कांस्टेंट को लेके कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ओके। सो पहला टारगेट आई गेस सबको क्लियर होगा, टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ इक्वेशन। बोर्ड्स में ये पूछा जाता है, आपको ये पूछा जाता है कि राइट एनी 3 यूजेस ऑफ डायमेंशंस, तो आप सिर्फ नेम लिख सकते हैं 3 यूजेस। अगर आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा हुआ है तो आपको विद एग्जांपल समझाना होगा। तो ये जो है ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर।
आप इसका एग्जांपल लेके सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चले तो हम बात करते हैं सेकंड यूज में। सेकंड यूज क्या है बेटा? टू चेंज द यूनिट सिस्टम। सेकंड इक्वेशन क्या है? टू चेंज द यूनिट सिस्टम, मतलब यूनिट सिस्टम बदलने के लिए भी डायमेंशन का यूज होता है। ठीक है, तो ये आपको एज अ एग्जांपल लिख लेना है। नंबर थर्ड है टू स्टैब्लिश अ इक्वेशन। सो डायमेंशन के 3 यूजेस मैं बता रहा हूँ, क्या क्या यूजेस है। नंबर 1, टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ अ इक्वेशन, मतलब चेक करना कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। नंबर 2, टू चेंज द यूनिट सिस्टम। नंबर 3, टू स्टैब्लिश अ इक्वेशन, मतलब 3 बातें क्या है? पहला तो चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। नंबर 2 चेक करना है कि यूनिट सिस्टम कैसे चेंज कर सकते हैं। और नंबर 3 चेक करना है कि एक नई इक्वेशन अगर बनाना है तो कैसे बना देंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर थर्ड है, इस पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एग्जाम्पल्स आते हैं, मतलब जेई और नीट में भी ये इन चीजों के एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, तो हम इस थर्ड वाले को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम थोड़ा सा 2 के बारे में लिख लेते हैं कि यार ये 2 का पर्पस क्या है। आपको ये बोल क्या रहा है कि टू चेंज द डायमेंशन सिस्टम हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ लेट्स से फोर्स। तो आपने लिखा सर फोर्स की डायमेंशन कितनी होती है? तो फोर्स की मैंने बताया, याद रखोगे, होती है एल एम टी माइनस 2। सबको याद होनी चाहिए, एल एम टी माइनस 2। अब देखना है कि ये डायमेंशन का यूज कैसे होगा। सपोज मैंने क्वेश्चन किया हुआ है कि 1 CGS यूनिट को कन्वर्ट करो, या लेट से मैं बोल रहा हूं 1 MKS यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच CGS यूनिट। अब आप सोच रहे होगे सर ये क्या लिख दिया, MKS यूनिट इज इक्वल टू CGS यूनिट। तो मैंने बताया कि यूनिट सिस्टम होते हैं 2। MKS का मतलब होता है कि मास को आप डिस्टेंस को आप मीटर में लिखेंगे और मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और इसी तरीके से CGS यूनिट भी होता है। तो क्वेश्चन है कि हमें कन्वर्ट करना है 1 MKS यूनिट से CGS यूनिट। अच्छा, तो फोर्स का यूनिट बात करते हैं थोड़ा सा। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट क्या होता है? केजी। सो ये हो गया केजी इनटू डिस्टेंस का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्या? एफ का यूनिट। ठीक है, अब हमें चेंज करना है यूनिट सिस्टम। तो यूनिट सिस्टम चेंज करने का मतलब ये है कि केजी को लिखना है किसमें? ग्राम में। मीटर को किसमें लिखना है? सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या है कि केजी को लिखना है हमें किसमें? ग्राम में। तो ग्राम मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 1 kg मतलब कितना हुआ? 1000 ग्राम। इनटू मीटर को किसमें लिखना है? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। अच्छा, सेकंड को तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड को कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका मतलब क्या आ गया? वैल्यू आ गई। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी वैल्यू आ गई कितनी? 1 के आगे कितने जीरोस? 5 जीरोस। तो अब आप सोचोगे सर इसमें डायमेंशन का क्या यूज हुआ? इसमें डायमेंशन का क्या यूज हुआ? ये तो हमने बेसिक तरीके से कर दिया। इसीलिए बिकॉज हम ये बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है। ठीक है, सो टू चेंज द यूनिट सिस्टम आपको जरूरत नहीं है कि आप बहुत डायमेंशन का बहुत यूज करो। आप बेसिक यूनिट लिखो और सबकी वैल्यूज बदल दो। ठीक, तो आपका यूनिट चेंज हो जाएगा, उसमें आपको डायमेंशन का बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड और आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। थर्ड सब लोग फोकस करेंगे। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हाउ टू एस्टेब्लिश अ इक्वेशन। ठीक है, मतलब कुछ इस तरीके से मैंने बोला कि यार काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे भूल गया है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे भूल गया, मुझे याद आ रहा है सपोज था हाफ m इंटू वी क्यूब। लेट से आपको याद आ रहा है m इंटू वी क्यूब, या आप कंफ्यूज हो कि यार फॉर्मूले में m और v तो रहता है बट पावर क्या होती है ये मुझे नहीं पता। तो टू स्टेब्लिश इक्वेशन का मतलब होता है कि आप पावर नहीं बता सकते हो। ध्यान देना, टू स्टेब्लिश इक्वेशन का मतलब होता है कि आप कांस्टेंट नहीं बता सकते कि वो जो हाफ एम वी स्क्वायर है तो हाफ नहीं बता सकते, एम और वी में रिलेशन निकाल सकते हैं।
तो सब लोग स्टेप्स नोटिस करेंगे और मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल। ये सिंबल जो होता है फिजिक्स में, इसका मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल मींस इट डिपेंड्स, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन m विच इज मास इनटू v, क्लियर। m और v पे डिपेंड करती है, बट क्या हमें पावर पता है क्या? नहीं। तो सेकंड स्टेप है कि हमने एज्यूम कर लिया कि लेट से m टू द पावर क्या है, कोई नंबर a है, और v टू द पावर कोई नंबर b है, ठीक। अब समझना प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी कि सर अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो इसकी लेफ्ट की डायमेंशन राइट की डायमेंशन को मैच करनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो हमने फर्स्ट यही सीखा था कि टू चेक द ट्रूथनेस ऑफ इक्वेशन, अगर चीजें सॉल्व हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो आंसर भी वही आएगा। मतलब अगर हम इसमें बात करें तो लेफ्ट की जो डायमेंशन है दैट शुड बी इक्वल टू राइट की डायमेंशन। अच्छा, तो लेफ्ट की डायमेंशन लिख लेना है। अब आपको काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन तो आनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब मैंने बताया ना, कोई भी एनर्जी देख लो, कोई भी एनर्जी की बात करें तो मैंने बताया कि वर्क की जो यूनिट होती है वो एनर्जी जैसे होती है, और वर्क निकालते हम कैसे हैं? वर्क हम निकाल सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, F इंटू डी से, ओके। सो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? L-m(t-2). तो एक और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा ना यार एनर्जी में। तो देखिए एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर t-2, ये था एनर्जी का यूनिट। अब बात करते हैं अपने यूनिट्स में। हमारे में क्या लिखा हुआ है, m टू द पावर a, तो मतलब हो गया m टू द पावर a। फिर लिखा है बेटा v टू द पावर b, तो v का डायमेंशन लिख लो। v का डायमेंशन क्या है? v का डायमेंशन है LT-1, क्लियर। इस पे आपको पावर b लगाना है। तो ये याद है ना, अगर सपोज आपका लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू लेट से लिखा हुआ है y, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और इन सारी चीजों का आपको लिखा हुआ है लेट से पावर 3, तो इसका मतलब ये 3 दोनों में होगा, ये x में भी होगा और y में भी होगा। तो इसका मतलब इस चीज का आंसर क्या हो जाएगा? इस चीज का आंसर हो जाएगा कि x में भी है, विच मीन्स x टू द पावर क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, और y टू द पावर 3। तो कभी अगर ब्रैकेट लगा के पावर ऊपर है मतलब सब पे होगा, तो L पे भी b पावर होगी और T पे भी b पावर होगी। तो देख लेते हैं क्या आएगा। फिर फाइनल लाइन यहाँ पे लिखी हुई है क्या, ml to the power 2 t to the power minus 2 is proportional to the m to the power a, m पे पावर a, बट ये जो b है भी, ये दोनों में पावर लग जाएगी, मतलब l to the power b और t to the power minus b। अब कॉमन सेंस क्या, हमने बताया कि ये जो लेफ्ट की डायमेंशन है वो राइट की डायमेंशन के सेम होनी चाहिए, मतलब आप कंपेयर कर सकते हो ना। यहाँ पे m टू दी पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे m टू दी पावर a है, तो इसका मतलब a कितना हो गया, a हो गया 1, डन। यहाँ पे क्या है बेटा, l का स्क्वायर है, l टू दी पावर कितना है 2, और यहाँ पे l टू दी पावर क्या है b, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है 2 है, समझ आया। तो क्रॉस चेक भी कर लो, यहाँ पे t टू दी पावर क्या है -2, और यहाँ पे t टू दी पावर क्या है -b, मतलब -2 इज इक्वल टू -b, माइनस माइनस कट, b इज इक्वल टू फिर से आ गया 2। सो इससे फाइनली क्लियर होता है कि m टू दी पावर a मतलब m टू दी पावर 1 और b टू दी पावर 2 मतलब v स्क्वायर। तो इससे पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, mv स्क्वायर। मैंने फिर से बताया कि एग्जाम में आपसे 1/2 एक्सपेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते हैं, डायमेंशन से आप ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देगा, कोई भी ऑप्शन नहीं देगा जिसमें ऐसे ये नंबर की जरूरत पड़े, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान देना है। तो मैं फिर से बोलता हूँ और एक आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना होगा, ये सब लोग फोकस करेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग को एक एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप लोग फिर से फोकस करें। स्टेप नंबर 1, आपको लिखना है कि m किस पे या सॉरी, जो आपको इक्वेशन दी है काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है। तो लेट्स से m और v पे डिपेंड करती है, तो m टू दी पावर मान लो a, v टू दी पावर मान लो b। सोचो कुछ और दे देता कि ये सर r पे भी डिपेंड करती है, तो r टू दी पावर क्या मान लेते हैं c, क्लियर। कुछ और दे देता
कि क्या और भी क्या है, तो पावर मानते जाते हैं। अब क्या लिखेंगे, हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी की, और इन सब की डायमेंशन हमने लिखी। डायमेंशन पे हमने जो पावर गिवन था वो पावर लगा दी, और बाद में फिर कंपेयर कर दी पावर को, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज अगर सबको समझ में आई है तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। अगर किसी को कुछ डाउट है तो बताए, किसी को इस सिनेरियो में कुछ डाउट है तो बताए, अदरवाइज फिर मैं क्वेश्चन लिख के देता हूँ आप लोग को। सर वो एडिशन का क्या करना है? किसी को कुछ डाउट है तो बताए। ओके, पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। चले, सब लोग ये क्वेश्चन रीड करेंगे और इसे सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। डन। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, सब लोग सुनेंगे, क्वेश्चन ध्यान देंगे सब लोग। देखें, इन अ सर्कुलर मोशन, कोई एक मोशन है, सर्कुलर मोशन लेट से हो रही है, अ सेंट्रीपिटल फोर्स, सब लोग ध्यान देना, ये पूरी कहानी है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सब लोग टारगेट करें, इंपॉर्टेंट वर्ड है फोर्स। मैंने बताया कोई सा भी फोर्स हो, हर टाइप के फोर्स की वैल्यू सेम होती है। ओके, दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है। पावर पता है क्या, नहीं पता, तो हम क्या इज्यूम करेंगे, एम टू द पावर ए। फिर डिपेंड कर रहा है बेटा स्पीड ऑफ द पार्टिकल पे, तो हम क्या डिपेंड चेक करेंगे कि सर v टू द पावर b, एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उसकी रेडियस, रेडियस मतलब समझ गए ना, डिस्टेंस, तो r टू द पावर क्या करेंगे c। तो नाउ फाइंड द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, f का फॉर्मूला बताना है क्या होगा। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला एम वी स्क्वायर, वैसे f का फॉर्मूला क्या होगा, सब लोग ध्यान दें। F इज इक्वल टू, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो F इज इक्वल टू तीन चीजें दिखेंगी, M भी होगा, V भी होगा और R भी होगा। अब आपको पावर बतानी है कि M टू दी पावर कितना होगा, V टू दी पावर कितना होगा, R टू दी पावर कितना होगा। डन, सॉल्व करना स्टार्ट करें। पहले सब लोग ये नोट कर ले, इस चीज को नोट कर ले, हमें फाइंड क्या करना है, फिर मैं पीछे वाला एग्जाम्पल दिखाता हूँ तो आप लोग को आइडिया रहेगा कि करना क्या है। ठीक है, मैं ये वाला एग्जाम्पल आपके सामने ही रख रहा हूँ, और हमारा जो नया क्वेश्चन है, ये आप ध्यान दें, हमारा जो नया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है दिस एफ इज इक्वल टू, एम पे डिपेंड कर रहा है, वी पे डिपेंड कर रहा है और आर पे डिपेंड कर रहा है, इन तीनों चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कनेक्टिंग काहीतरी आता सब लोग को ध्यान देना है, हमारा क्वेश्चन है ये, एफ एम वी और आर पे डिपेंड कर रहा है, मास है, वी मतलब स्पीड है, आर मतलब रेडियस है, रेडियस मतलब डिस्टेंस का पार्ट है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, आपको पावर्स बतानी होगी कि फोर्स के फॉर्मूले में एम वी और आर की क्या पावर्स होंगी। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, किसी को डाउट है तो पूछें, किसी को कुछ डाउट है तो पूछे, अदरवाइज ट्राई टू सॉल्व, ट्राई टू सी द लॉजिक कि हमने क्या लॉजिक सॉल्व किया, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करें। वेरी गुड, हु इज दिस, आदित्य, आदित्य एच, आदित्य एच, प्लीज आंसर। वेरी गुड, आर्या सूर्यवंशी, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यार। जिया, करेक्ट आंसर। विश्वराज, करेक्ट आंसर। जय देसाई, नॉट करेक्ट आंसर। आयुष, करेक्ट आंसर। समर्थ, करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, मतलब
आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि इतने सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट हो जाएगा. वेरी गुड यार. ओके गुड. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत ही अच्छा यार. बहुत बहुत ही अच्छा यार. मतलब ऑलमोस्ट 10+ स्टूडेंट्स ने करेक्ट कर दिया. वेरी गुड. चले तो हम देख लेते हैं एक बार. 10+ स्टूडेंट्स ने करेक्ट कर दिया. दैट्स वेरी गुड. और सारे लोग करेक्ट ही आ रहे हैं. वेरी गुड यार. रोहन करेक्ट आंसर. सुजल नॉट करेक्ट आंसर, थोड़ा सा मिस्टेक है. श्रीजीत करेक्ट आंसर. वेरी गुड. चले सुन लेते हैं हम. देखें सेटअप नोटिस करेंगे यार. चले मैं ट्राई करता हूँ समझाने का, आप लोग ध्यान देंगे. देखें जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा सा ध्यान दें. एक बार फिर से सीखने का ट्राई करेंगे. यहाँ पे मैंने इक्वेट किया बेटा. दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन m v एंड r. हमने पावर से ज्यूम की m टू द पावर a, v टू द पावर b एंड r टू द पावर c. अच्छा फोर्स का भी अभी हमने लिखा डायमेंशन क्या है, m l t माइनस 2. याद रखना है. इधर पे m टू द पावर a हुआ, v टू द पावर हुआ l t माइनस 1. v क्या है स्पीड, l t माइनस 1 टू द पावर b, और ये हुआ l टू द पावर c. अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप है. सब लोग देखें कैलकुलेशन में ये गलती होती है सबसे. फोर्स तो क्लियर है, एम एल टी माइनस 2. LHS में नो प्रॉब्लम. RHS में देखें m टू द पावर a है, m की पावर a है. मैंने बताया कि अगर दो नंबर है तो ये पावर भी दोनों में ही लगेगी. मतलब l टू द पावर b भी है और t टू द पावर माइनस b. यहाँ पे l टू द पावर c भी है. तो अब सोचो ये पूरा है मल्टीप्लीकेशन में आपके पास. तो आपके पास l के दो टर्म है ना, l टू द पावर b भी है और l टू द पावर c भी है. तो ये दोनों l मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना. मल्टीप्लाई में तो पावर्स क्या होती हैं, एड अप हो जाती हैं. इसका मतलब बिफोर फाइनल कंपैरिजन हमारे पास आएगा m टू द पावर a, बट l टू द पावर कितना है, b यहाँ है और c यहाँ है. तो टोटल कितनी हो गई l टू द पावर b प्लस c, और t टू द पावर फिक्स है. डन. नाउ कंपेयर एवरीवन. कंपेयर क्या वैल्यू हो जाएगी. देखो m तो डायरेक्ट दिख गया कि m के ऊपर क्या है a. सो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1. डन. अच्छा l की बात कर लेते हैं. तो l टू द पावर b प्लस c है और यहाँ पे l क्या है सिर्फ 1. दैट मीन्स b प्लस c की वैल्यू क्या है 1. अभी हम बता नहीं सकते b और c, तो अभी हम रुक जाएंगे. फिर हम थर्ड टर्म फोकस करेंगे. t टू द पावर कितना है -2. तो यहाँ पे t टू द पावर क्या है बेटा -b. क्लियर. तो इसका मतलब ये हो गया कि -b इज इक्वल टू -2. वहां से b की वैल्यू क्या आ गई 2. तो b की वैल्यू 2 अब इस इक्वेशन में रख दो. ये वाली इक्वेशन में रख दो यार सब लोग b की वैल्यू 2. तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इस तरफ माइनस जाएगा. सो 1 माइनस 2 विच इज -1. तो c की वैल्यू क्या आ गई -1. अब मैंने फॉर्मूला पूछा था आपसे, तो फॉर्मूला क्लियर है बेटा. क्या होगा, m टू द पावर 1, v टू द पावर 2 और c r टू द पावर -1. क्लियर. r टू द पावर -1 मतलब क्या हो जाएगा, r अपॉन में आ जाएगा. सो फाइनल फार्मूला आ जाएगा f इज इक्वल टू mv²/r. और ये फार्मूला बहुत फेमस है. ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है. जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो हमें ये फार्मूला याद करना पड़ता है. ठीक है. तो जब हम पढ़ाएंगे आपको सर्कुलर मोशन, तब आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r. डन. तो मुझे लगता है आज काफी सारी नई चीजें हमने सीखी हैं. काफी सारी नई चीजें, डायमेंशन को किस तरीके से यूज करना है ये भी हमने सीखा है. नेक्स्ट क्लास में हम इस पे और एग्जांपल्स करेंगे. बट अभी जितने लोगों ने अटेंड किया, मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार सारे स्टूडेंट, बोल रहा हूं, अभी एफर्ट कर लोगे तो आपकी ये हैबिट बन जाएगी और आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना है. चलेगा. ठीक है, हो जाता है. हाँ तो पॉइंट क्या है अभी, बेस्ट क्या है, मैं फिर सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी जो मैंने पढ़ाया उसका आप नोट्स बना लेंगे खुद के रेस्पेक्ट में, तो रिवीजन तुरंत हो जाएगा. तो जब आप लेक्चर पढ़ते हो और उसके बाद खुद से बना लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो वो चीज आपको परमानेंटली सेट हो जाती है.
ठीक है, अगर आप 1-2 दिन रुक जाओगे फिर रिवाइज करोगे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल कम हो जाता है। ठीक है, तो आज मैंने जो चीजें बताई हैं आप उनको एक बार सॉल्व करेंगे, रिवाइज करेंगे और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लिख लें, सब लोग लिख लेंगे इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप लोगों ने करेक्ट किया या नहीं। देखें, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड का मतलब क्या है बेटा? टाइम, टेंशन नहीं लेना है, टाइम पीरियड मतलब टाइम ही है। टाइम टाइम ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन एस्टैब्लिश द फॉर्मूला। ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा, टाइम इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ टू द पावर a एंड दिस g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर b। तो बताना है कि a और b की वैल्यूज क्या होंगे और क्या फॉर्मूला होगा। देन तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यार काफी है, आज के लिए काफी था। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता दे, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताए, अदरवाइज आज के लिए मीटिंग फिर क्लोज करते हैं हम। किसी को कुछ डाउट नहीं?